देखिए, कोरोना से लड़ाई में मुंबई से अच्छी खबर आई है। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं। खासकर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में जिस तरीके से नई लहर को काबू किया गया है, उसकी हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। आखिर क्या है कोरोना के खिलाफ धारावी का मास्टर प्लान, देखते हैं इस खास पेशकश में। यह है मुंबई का धारावी इलाका। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी। जहां 2.5 वर्ग किलोमीटर में बसते हैं 8 लाख से ज्यादा लोग। तीसरी लहर में भी धारावी का इलाका बना कोरोना हॉटस्पॉट। यहां 24 घंटों में 150 से ज्यादा तक कोरोना के मामले दर्ज हो रहे थे, जिस वक्त पूरे मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद धारावी में लोगों की सेवा के लिए मोबाइल वैन तैनात किए गए, जहां नागरिकों को अगर कोरोना के लक्षण महसूस होते तो वो तुरंत जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां 5 क्लिनिक भी बनाए गए, जिसमें डॉक्टर अपनी टीम के साथ लोगों की जांच करते हैं। तीसरी लहर में अकेले धारावी से कुल 7,776 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं 500 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। हालांकि सारे मामलों में 85% में कोई लक्षण नहीं देखे गए। बीएमसी का जी नॉर्थ वार्ड वॉर रूम भी नागरिकों की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। बीएमसी की कोशिश है कि लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण भी हो जाए। मैं फिलहाल मुंबई के धारावी में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इलाका कुछ ऐसा है, झुग्गी बस्तियां हर तरफ हैं, जो लोग हैं हर तरफ है। इसी बीच यहाँ पर एक दवाखाना स्थित है। ये जो दवाखाना है, इस दवाखाने का नाम है कुंभारवाड़ा दवाखाना। और इस दवाखाने के अंदर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो हर रोजाना यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, नागरिक हैं यहाँ के, वो यहाँ पर आते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि धारावी में जो संख्या थी मरीजों की काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते ये जो केसेस हैं अब फिर से उभर रहे हैं, फिर से अब जो केसेस हैं कम हो रहे हैं। लास्ट वीक में हमारा टोटल एंटीजन आरटीपीसीआर मिला के 70+ टेस्टिंग हुई थी। 78 टोटल काउंट आ रहे थे और अभी ये पर डे टेस्टिंग हमारा मंडे से थोड़ा कम हो गया है। इतनी घनी आबादी, साफ सफाई की कमी, सोशल डिस्टेंसिंग, नदारद, अशिक्षा का माहौल। धारावी को कोरोना के मामले में बचाने के पीछे एक नहीं कई अड़ंगे थे, लेकिन बीएमसी की लगातार कोशिश और यहां रहने वाले लोगों में सहयोग की भावना ने वो कर दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं आंका जा सकता। तीसरी लहर में धारावी को बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत बना वैक्सीनेशन। ये तस्वीरें मुंबई के धारावी में मौजूद सरकारी अस्पताल की हैं। अस्पताल में सुबह से ही बुजुर्ग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला नर्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर भी बूस्टर डोज लेने पहुंचे। वैसे तो देश भर में लोगों को बूस्टर डोज देने का काम जोर शोर से जारी है, लेकिन धारावी जैसे इलाके में लोगों का बूस्टर डोज को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई हो और उसमें धारावी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। मुंबई कोरोना संक्रमित शहरों के मामले में पहले नंबर पर है और मुंबई में धारावी सबसे ज्यादा संक्रमित इलाका है। कोरोना की पहली, दूसरी और संभावित तीसरी लहर में धारावी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ रहा। बीते एक हफ्ते की बात करें तो अकेले धारावी में 600 से ज्यादा मामले सामने आए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के धारावी इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर में। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है वो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन धारावी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि धारावी में अगर आप पहले दूसरे दौर की बात करें और संभावित तीसरे दौर में भी धारावी जो है वो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते अगर 7 दिन की मैं बात करूं तो 600 से ज़्यादा जो मामला है वो अकेले सिर्फ धारावी में है। ऐसे में अगर धारावी के लोगों में बूस्टर डोज को लेके इस तरीके का उत्साह जो है वो अपने आप में सराहनीय है। क्या इंतज़ार था क्या इस बूस्टर डोज का? हम लोग के लिए बूस्टर डोज लेना
एकदम जरूरी है, क्योंकि हम लोग के सेफ्टी भी हमारा जरूरी है। बूस्टर डोज जरूरी है प्रिकॉशंस के लिए। डोज लेने से बहुत सीवियरिटी कम हो रही है। आपको बता दें, धारावी अगर तीसरी लहर की चपेट में पूरी तरीके से आ जाता तो आंकड़ों के मामले में ही नहीं बल्कि मृत्यु के मामले में भी मुंबई नंबर 1 शहर बन जाता। अगर ऐसा बुरा नहीं हुआ तो तारीफ के काबिल है धारावी के लोग और धारावी में काम करने वाली सरकारी और नगर निगम की मशीनरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धारावी ने न सिर्फ सबकी इज्जत बचाई बल्कि बहुत बड़ी मानवीय चिंता से भी लोगों को दूर रखा। आखिर धारावी ने कैसे जीती तीसरी जंग, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये हैं किरण दिखावकर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी। धारावी का इलाका इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनका कहना है, जब पूरी मुंबई और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, तब धारावी में भी हर रोज 150 से ज्यादा मामले सामने आने लगे। ऐसे सघन इलाके में मामलों का इस तरह से बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता था। इसीलिए बीएमसी की टीम ने लोगों के पास पहुंचकर उनकी जांच की। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उन्हें तत्काल आइसोलेट करना और जो लोग स्वस्थ थे उनका वैक्सीनेशन स्टेटस पता करके वैक्सीन लगाने का काम किया गया। ओवरऑल मुंबई में ही काफ़ी ये तादाद में केसेस देखने को मिली हुई है, तो उसके हिसाब से धारावी में भी वो आंकड़ा 150 तक चला गया था। एक दिन में 150 केसेस मिल रहे थे, 147 केसेस मिल रहे थे। तो हमने वही सैनिटाइजेशन और त्रिसूत्री जो है वैक्सीनेशन पे ध्यान देना, पूरे टॉयलेट्स का, कम्युनिटी टॉयलेट्स का सैनिटाइजेशन करना और फ्री टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कर देना। कोरोना के 3 इलाज: सैनिटाइजेशन, पब्लिक टॉयलेट की सफाई, वैक्सीनेशन, जिन्हें टीका नहीं लगा उन्हें टीका, फ्री टेस्टिंग, लक्षण हो या नहीं टेस्टिंग सबकी। इस 3 सूत्री फॉर्मूले ने धारावी जैसे सघन बसे इलाके को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। धारावी में लोग ज्यादा भीड़ भाड़ से बचते हैं तो ये भी बीएमसी की ताकीद का असर है। भले ही धारावी में अशिक्षा ज्यादा हो लेकिन समझ की कमी नहीं, और लोग जानते हैं सरकार की कोशिश उन्हें सुरक्षित रखने की है। अलवर में एक नाबालिग बच्चे के साथ हुई बर्बरता को 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। इस बीच रेप कांड में नया मोड़ आया है। देखिए संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। वो लड़की मुंह से बोल नहीं पाती, वो लड़की के साथ इतनी बुरी घटना की गई है। ऐसे बोली बस मम्मी, मेरी बहन भी रोने लगी, बेटी आपके साथ क्या हो गया। उसका कम से कम कह रहे कि 3 महीने तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इतनी बुरी हालत है लड़की की। अलवर कांड के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच टीम ने मामले में अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस बीच पुलिस के नए खुलासे ने पूरे मामले पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। Injuries are not suggestive of any kind of penetrative assault. मेडिकल बोर्ड के हवाले से दिए गए पुलिस के इस बयान के बाद अलवर गैंगरेप कांड में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिरकार बच्ची को चोट कैसे लगी, बच्ची खून से लथपथ क्यों थी, नाबालिग के साथ हैवानियत की सारी हदें किसने पार की। पुलिस खुद भी मामले को गैंगरेप मानकर ही छानबीन कर रही थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार ने मामले में जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया है। पुलिस अपने बयान में जिस तिजारा पुलिया की बात कर रही है, उसी जगह पर पहुंचकर हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने घटनास्थल की जानकारी ली। और जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुई वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तिजारा फाटक पुलिया है अलवर की, जहां पर ये चलता फिरता रोड है, हाईवे है, जहां पर मंगलवार की रात में
एक नाबालिग बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली और जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ वहां पर फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर इस जगह को मार्क किया है, क्योंकि खून के निशान यहाँ मिले और कुछ लहूलुहान अवस्था में बच्ची यहाँ पर पुलिस वालों को मिली। सवाल कई सारे उठते हैं और उन सवालों के जवाब अब तक पुलिस तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई? संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पीड़ित परिवार के पास भी पहुंची और पीड़ित के घर वालों से बात की। पीड़ित परिवार का दर्द सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू छलक उठेंगे। जब लड़की रोने लगी और उन अपनी मम्मी को जाते ही पहचान लिया कि मम्मी ऐसे बोली, बस मम्मी मेरी बहन भी रोने लगी, बेटी आपके साथ क्या हो गया, आपको कैसे हुआ? बस रोती रोती बताती तो है नहीं, अब तक भी रोती रही है। उन्होंने ये बताया कि पुलिस वालों का ये कहना है कि उनको वहाँ पर तिजारा फाटक पे पड़ी मिली है। किसी बुजुर्ग आदमी ने देखा है कि यहाँ तो कोई घूम रहा है, ऐसे हाय हाय कर रहा है, कोई पड़ा है। जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़की है, इसके साथ तो बहुत गलत हुआ पड़ा है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वालों को जब भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी, इतने में पुलिस आई, पुलिस वालों ने उठाकर वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया। हैवानों की शिकार बनी बच्ची के घर वालों की माने तो उनकी लाडली दरिंदों के चंगुल में कब, कहां और कैसे फंसी इसका उन्हें पता ही नहीं चला। घर वालों ने तो बच्ची की खोजबीन तब शुरू की जब वो शाम तक घर नहीं पहुंची। पीड़ित परिवार तो गहलोत सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, कि हमारे को जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ के दिया जाए, नहीं तो हम तो पता नहीं, हम भी फिर अपनी कार्रवाई खुद शुरू करने लगेंगे। अब तक हमारे को कोई सुराग नहीं मिल रहा, हमारे को तो अन्याय चाहिए, बिल्कुल अभी का अभी चाहिए। पुलिस के ताजा खुलासे के बाद अलवर कांड में नया मोड़ जरूर आ गया है, लेकिन इस घटना पर राजस्थान की राजनीति में आया उबाल कम नहीं हो रहा। बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार मामले पर लीपापोती का काम कर रही है। अध्यक्ष हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि ये रेप नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर की ओपिनियन दे नहीं सकती, वो तो डॉक्टर ही देंगे। और अब चूंकि जब महिला आयोग के अध्यक्ष बयान दे रही तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार इसको पर्दा डालना चाहती है, लीपापोती करना चाहती है। इसलिए हम सांकेतिक रूप से आज ये कहने के लिए आए हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमें राजस्थान की सरकार पर भरोसा नहीं है। राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मामले पर तीखे सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है? आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। बीजेपी के सवालों के बीच प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और इसकी जानकारी दी कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर ने। धीरज गुर्जर जहाजपुर सीट से विधायक हैं। प्रियंका जी ने पीड़ित लड़की के पिता से फोन पर बात की है, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही किसी भी मदद के लिए परिवार से सीधे संपर्क में रहने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से घटना की जानकारी ली है, त्वरित कार्रवाई का भी आग्रह किया है। पीड़िता का इलाज जयपुर के जेके लोन अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर है। बेटी यूपी की हो या राजस्थान की, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। अलवर की बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी गहलोत सरकार की है। इंसाफ का इंतजार जितना लंबा होगा, यूपी में महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाने वाली प्रियंका गांधी के लिए अलवर से उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, अलवर। तो 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। प्रियंका गांधी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मामले पर ट्वीट कर विरोधियों पर निशाना साधा है। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है, अलवर पीड़िता प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसपी अलवर और बालिका का इलाज कर रहे वरिष्ठ डॉक्टरों से संपर्क फिलहाल बना हुआ है।
डीजी पुलिस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर शीघ्र मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर एसपी की सहायता के लिए राज्य स्तर से डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच के लिए अलग से टीम भेजी गई है। इस प्रकरण में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए। जांच के नतीजे तक पहुंचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। आज सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के वादों पर विचार किया जाएगा। सवाल, क्या दोबारा किसान आंदोलन की शुरुआत होगी? 15 जनवरी का टाइम में रखा कि क्या क्या चीजें होगी, कोई काम रहेंगे या नहीं रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो वो 15 जनवरी को पहली बैठक एसकेएम की आंदोलन के बाद होगी। किसान आंदोलन पर 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम था। 15 जनवरी की वो तारीख आ चुकी है। अब सवाल है कि किसान आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे या खत्म करेंगे। इसी सवाल को लेकर आज दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। केंद्र सरकार के भरोसे पर किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म किया था। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में दर्शन पाल, बलबीर राजेवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार शर्मा, जोगेंद्र उग्राहा शामिल होंगे। बैठक में केंद्र सरकार के वादे और भरोसे की समीक्षा की जाएगी। संयुक्त मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर भी फैसला करेगा। समय सीमा के बाद हम 15 जनवरी को फिर बैठ रहे हैं। एसकेएम की बड़ी बैठक होगी, उसमें हम रिव्यू करेंगे कि अभी तक सरकार ने कितनी मांगे मानी। आज की बैठक में कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन के नेताओं पर कार्रवाई का भी ऐलान हो सकता है। बैठक के बाद किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कार्यक्रम है। शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। म्हणून मी त्या सर्वांना नम्रपणाने, अत्यंत विनम्रतेने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर मची महाभारत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कल एक बार फिर उपस्थिति दर्ज कराई। विलंब न लावता ते दिलं म्हणून समजा। उद्धव ठाकरे ने कल बीएमसी की नई व्हाट्सएप सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि मुंबई देश का पहला नगर निगम है जो व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर 80 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा को और भी अधिक सुगम बना दिया है। इस समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर, नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और वरिष्ठ नागरिक अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे का 12 नवंबर को रीढ़ की हड्डी का मेजर ऑपरेशन हुआ था। 21 दिनों तक अस्पताल में रहे थे उद्धव ठाकरे। 2 दिसंबर को उद्धव को डिस्चार्ज किया गया। इक्का दुक्का ऑनलाइन बैठक में दिखे हैं उद्धव ठाकरे। 12 नवंबर से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी नहीं आए उद्धव, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उनके हिस्से का सारा काम उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे देख रहे हैं और शिवसेना रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी ने उद्धव की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, जिसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम सियासत गर्म रही। ऐसे में अब खुद सामने आकर ऐप लॉन्च में हिस्सा लेकर उद्धव ने संदेश देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसके बाद आगे क्या रहती है विपक्ष की रणनीति, उस पर गौर करने की जरूरत होगी। आज प्रयागराज में माघ मेले का दूसरा दिन है। मेले में लाखों लोग जुट रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि महामारी के इस दौर में कोरोना को दावत देने वाला मेला आखिर क्यों?
ऐसे ही कोरोना नियमों को ताक पर रखकर संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग यहां पहुंचे थे। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की तादाद में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद लाखों की भीड़ बेपरवाह नजर आई। सरकारी अमले ने यहां के लिए गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ये सभी नियम कानून सरकारी फाइलों में ही कैद होकर रह गए। आज पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने व पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। ना तो श्रद्धालु जागरूक व जिम्मेदार दिखे, ना ही सरकारी अमला अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आया। कहा जा सकता है कि आज पहले ही दिन कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ जमकर धज्जियां उड़ी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। हालांकि अधिकारियों के दावों की हकीकत क्या है, वो ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में देखिए। अनुमान है मेरा कि अब तक 2 से 3 लाख के आसपास लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। हम लोगों की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से हो। जो हमारे 16 एंट्री गेट हैं उन पे सब पे चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। निरंतर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उससे हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त टीमें सारे मेले क्षेत्र के जो 16 प्रवेश द्वार हैं वहां पर स्क्रीनिंग कर रही हैं। लगातार प्रातःकाल से स्क्रीनिंग हो रही है और वो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सिम्टम बेस्ड जो है वो टेस्टिंग की भी व्यवस्थाएं इन प्रवेश द्वारों पर की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम सारे श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, कड़ाई से पालन करें, मास्क अवश्य धारण करें। फिर भी अगर कतिपय श्रद्धालु जो है अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं। सवाल ये है कि प्रयागराज के माघ मेले में रोजाना कोरोना का बम फूट रहा है, तो फिर मेले का आयोजन क्यों? लगातार माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। ऐसे में क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेगी? एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार प्रशासन ने हरिद्वार में हुए कुंभ मेले से सीख क्यों नहीं ली? ये माघ मेला 14 जनवरी से अगले 47 दिनों तक चलेगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का समापन होगा और इन 47 दिनों तक देश विदेश से साधु संतों और लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आज से मेले में झूले और प्रदर्शनियों का दौर भी शुरू हो सकता है। यूपी में जगह जगह मकर संक्रांति के नाम पर लोगों ने गंगा के तटों पर आस्था की डुबकी तो लगाई, लेकिन लापरवाही से कोरोना को जमकर दावत भी दी। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही कि महामारी के दौर में मेले का आयोजन क्यों? क्योंकि हरिद्वार में तो हर की पैड़ी पर गंगा स्नान पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कुंभ मेले में कोरोना का ट्रेलर उत्तराखंड प्रशासन देख चुका है। पिछला कुंभ मेला कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। हर साल यहां आसपास के प्रदेशों से लाखों की भीड़ पहुंचती थी, लेकिन इस बार किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई। जो भी यात्री मकर संक्रांति के लिए हरिद्वार आ रहे थे उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा था। ऐसे में एबीपी न्यूज लगातार माघ मेले पर रोक लगाने की अपील कर रहा है ताकि महामारी के इस दौर में लोगों की जान बचाई जा सके। अब उम्मीदें हाईकोर्ट पर टिकी। माघ मेले को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। देखिए, लखनऊ में अखिलेश यादव की तथाकथित वर्चुअल रैली में जो घोर लापरवाही हुई उस पर चुनाव आयोग ने पुलिस पर कार्रवाई की है। तो उससे पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का जमकर वहां उल्लंघन किया गया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कल जो ये कार्यक्रम किया था, उससे देश भर में ये सवाल उठे कि अगर ये वर्चुअल रैली है तो फिर असल रैली किसे कहते हैं? कोरोना काल ने वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल रैली का जो नया विकल्प दिया, अखिलेश यादव ने उसे बस एक नया नाम बनाकर रख दिया। नहीं तो यहाँ कुछ भी वर्चुअल रैली जैसा नहीं था। बड़ा सा मंच था, मंच के सामने हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम था और वर्चुअल रैली तो बस नाम के लिए नेताओं के पीछे लगे बैनर पर नजर आ रही थी।
चुनावी माहौल में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के उत्साह में समाजवादी पार्टी ने जो गलती की है या जानबूझकर जो हरकत की है वो कोरोना को दावत देने वाला हो सकता है। और लखनऊ में शुक्रवार को ये सब जो हुआ उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। लखनऊ के डीएम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, जिसके आरोप में 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, नामजद नहीं है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जब ये सब हो रहा था तब डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचे थे। भीड़ का आंकलन किया और रिपोर्ट डीएम को सौंपी। उसी रिपोर्ट के आधार पर बिना अनुमति भीड़ जमा करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता तो जिम्मेदार है ही, लखनऊ का पुलिस प्रशासन भी कम कसूरवार नहीं और इसलिए पुलिस की इस हीला हवाली पर भी एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने एसीपी से भी जवाब मांगा है। शुक्रवार को कार्यक्रम के दौरान ही अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन वर्चुअल का बैनर लगाकर अखिलेश यादव ने फिजिकल रैली की और शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज शामिल होने आए थे। वो वर्चुअल हमारा कार्यक्रम था, वही प्रमुख नेता बुलाए गए थे। यहाँ किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को नहीं बुलाया गया, नहीं, लाखों लोग होते। हमने कोविड के नियमों का पालन किया, हमने आचार संहिता का पालन किया है। हम किसी तरीके के कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं और हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जिनके दम पर कोरोना के खतरे के बावजूद लखनऊ में ये मजमा लगा, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने गोरखपुर में खिचड़ी कार्यक्रम करने के लिए सीएम योगी को ही निशाने पर लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं और सार्वजनिक रूप से खिचड़ी खा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज को तोड़ेंगे। जो 2-3 ऐसे लोग जो दल बदलने में माहिर है वो आ गए उनके पास। इसमें किस बात का जश्न दिखा रही है समाजवादी पार्टी? क्या कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन उनको नहीं करना चाहिए था? जो चुनावी मौसम होता है तो चुनावी मौसम में जो है वो सियासी सैर का कई लोग करने लगते हैं और ये चहलकदमी कोई नई चीज तो है नहीं और इस तरह की एंट्री और एग्जिट से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव के आयोजन में चुनाव आयोग की रैलियों पर रोक के नियम को तोड़ा गया है और इसलिए आयोग ने अफसरों पर कार्रवाई भी की है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और बाइक साइकिल रैली पर रोक लगाई थी। आज चुनाव आयोग एक बार फिर मीटिंग करने वाला है और रैलियों पर रोक की मियाद बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में जारी रहेगी रैलियों पर रोक? यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें खुद सीएम योगी के अयोध्या से लड़ने की पुख्ता खबर है। बीजेपी करीब करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर भी है कि बीजेपी में हुई बगावत का बड़ा असर यह हुआ है कि कई विधायकों के टिकट कटने से बच गए हैं। देखिए पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों के एसपी के खेमे में चले जाने से बीजेपी के कई विधायकों को बख्श दिया गया है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने उनकी उम्मीदवारी जाने से बचा ली। कह सकते हैं कि अखिलेश के इस बड़े झटके के बाद यूपी में बीजेपी की रणनीति बदल गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले कम से कम 100 विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया था। कहा जा रहा था कि ऐसे विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र में लोगों के बीच नाराजगी है। अगर उन्हें चुनाव लड़ाया गया तो फिर उनकी हार हो सकती है।
पर दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ कि अब सिर्फ 10% विधायकों का ही टिकट कटेगा। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और उनके समर्थक विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद से पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने के साथ बीजेपी और योगी सरकार पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनने लगी। चुनाव में इसका फायदा हो या ना हो, पर अभी तो माहौल बनता दिख रहा है। पार्टी के थिंक टैंक को लगा कि ये ट्रेंड बना रहा तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लिहाजा ये तय हुआ कि बीजेपी परिवार को टूटने और बिखरने से बचाने के लिए विधायकों का टिकट कम से कम काटा जाए, और इसीलिए 3 दिनों तक दिल्ली में बीजेपी की जो मैराथन मीटिंग चली, उसमें 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उसमें ज्यादातर उन विधायकों के नाम कटने से बच गए जिन पर खतरे की तलवार लटक रही थी। मीटिंग में मौजूद रहे पार्टी के ही 2 नेताओं के मुताबिक कई विधायकों को जीवन दान मिल गया है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी के 300 विधायक हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अब कुल 25 से 35 मौजूदा विधायकों के ही टिकट काटे जा सकते हैं। मुमकिन है कि आज ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि चर्चा पूरी हो चुकी है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लिहाजा यूपी में टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। इसी घमासान के बीच बीएसपी और कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर धांधली के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। अपने मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड में देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। चुनाव जो ना कराए, टिकट पाने की हसरत ही ऐसी होती है कि रौबदार नेता भी रोने पर मजबूर हो जाता है। कैमरे के सामने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे इस नेताजी का नाम है अरशद राणा, जो बीएसपी के हैं और पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। इनका आरोप है कि बीएसपी के ही नेता और पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने टिकट के लिए उनसे लाखों रुपए की डिमांड की थी। अरशद ने पैसे भी दे दिए, पर टिकट नहीं मिला। माने शमसुद्दीन राइन ने कहा कि इसको वहां भेजना गाजियाबाद मेरे पास। फिर मैं गया, फिर उन्होंने मेरे से डिमांड रखी, कह लगा तुझे बहन जी के यहाँ लेके जाएंगे। फिर इन्होंने मेरे से 15 लाख रुपए लिए। जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माताजी से, घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। पुलिस अब अरशद के आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं अरशद का कहना है कि अगर उनसे लिए गए पैसे वापस नहीं किए गए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर के सामने आत्मदाह करेंगे। बता दें कि बीएसपी ने चरथावल से सलमान सईद को उम्मीदवार बनाया है। सलमान कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। पैसे लेकर टिकट के खेल का आरोप बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस पर भी लग रहे हैं, और कांग्रेस पर यह आरोप लगाने वाली नेता का नाम है प्रियंका मौर्य, जो कांग्रेस की कैंपेन शक्ति विधान की पोस्टर गर्ल है। लेकिन अब प्रियंका मौर्य ने अपनी ही पार्टी पर टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप लगा दिए हैं। लगता नहीं है धांधली हुई है, ये हुई है, लगता नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने अपनी विधानसभा 170 सरोजनी नगर में की है, जिसको टिकट मिला है उसके बारे में पता कर लीजिए कि वो कितना इस लायक है कि उसे टिकट मिला है। और स्क्रीनिंग की जब रिपोर्ट मेरा नाम दिखाती है तो उसको टिकट क्यों मिला। पैसे के बदले टिकट देने के आरोप पर दोनों ही पार्टियां, बीएसपी और कांग्रेस की ओर से इस पर जवाब का इंतजार है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2,64,202 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही देश में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 14.78% हो चुकी है। चलिए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में 43,211 नए केस आए हैं। दिल्ली की बात करें तो 24,383 नए मरीज मिले हैं दिल्ली में। पश्चिम बंगाल में 22,645 नए केस दर्ज किए गए, तो कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए हैं।
केरल में 16,338 नए केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 16,016 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में 3,200 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बात करें गोवा के तो 3,145 नए केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 4,528 केस सामने आए हैं। 10,019 केस गुजरात में बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा डरा रही है। संक्रमण दर में रोजाना इजाफा हो रहा है, जो अब 30% के पार भी पहुंच गया है। लगातार 3 दिनों से 24,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बात वहीं आकर रुक जाती है, आखिर कोरोना की इस लड़ाई में लापरवाही क्यों? ये देश की राजधानी दिल्ली के 2 बड़े बाजारों की तस्वीर है। एक तरफ दोपहर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ देर रात की। इन दोनों ही तस्वीरों में एक ही चीज समान है, और वो है बाजार में उमड़ी बेतहाशा भीड़। लोग बेपरवाह होकर सड़क पर उतरे हुए हैं। ये हाल तब है जब दिल्ली में कल भी 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं। पूछो तो बहाने हजार। इस समय मैं चांदनी चौक पर मौजूद हूँ और भीड़ को काबू करने के लिए कई बार बातें बड़ी की गई हैं, लेकिन क्या भीड़ काबू हो पाई है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजार में भीड़ वैसी की वैसी जुटी हुई है और ये सुपर स्प्रेडर भी बनने का काम कर सकते हैं। मास्क कहाँ है भैया? मास्क तो नहीं है। आप लगाते हैं क्या मास्क? ओके सॉरी। मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? देखिए किस तरह से सवालों से बच रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाए। 24 घंटे में दिल्ली में 24,383 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण दर 30.64% है, यानी लोगों के संक्रमित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। ये संक्रमण दर कैसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसको समझने के लिए इस ग्राफिक्स को देखिए। दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को सबसे ज्यादा 26,169 केस आए थे, जबकि तीसरी लहर में 2 बार ये आंकड़ा पार हो गया है। 12 जनवरी को दिल्ली में 27,561 केस आए थे और 13 जनवरी को 28,867 केस आए हैं। यानी दिल्ली में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। संक्रमण के इस काल में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन में भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी सामने आया है, जो ये बताता है कि कोरोना की डबल डोज लेना कितना जरूरी है। दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक 97 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 89 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं थे, यानी सिर्फ 8 लोग ही ऐसे थे जिन्हें दोनों वैक्सीन लगी थी। डाटा मिला है कि जो मौतें हुई हैं पिछले 5-6 दिनों में, उसमें वैसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दूसरी बात ये भी बता दूं, जो डेथ हो रही है 90% से भी ज़्यादा कोमोर्बिड है, जिनको कभी कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है, किडनी के काफ़ी सीरियस पेशेंट्स हैं, और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से थे। एक केस ऐसा भी आया था जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी, उसका 3 दिन बाद डेथ हुई, परंतु कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया तो लिस्ट में उसका नाम। दिल्ली में सरकार ने पाबंदियां तो लगा दी, पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही ही उनके जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। तो बात यह है कि वैक्सीन हर हाल में लगानी है और कोविड नियमों का पालन करना है, भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण का काल चल रहा है। ऐसे में आपको मौसम को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में सर्दी का सितम बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली का न्यूनतम तापमान घटकर 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3-4 दिन से ही लगातार कड़ाके की ठंड जारी है और आज भी ठंडी हवाएं सुबह से ही चल रही हैं। इस समय मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हूँ। कल के मुकाबले अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आज धुंध काफ़ी कम है और काफ़ी साफ यहाँ पर है आसमान, लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था। हालांकि ठंड अभी भी बरकरार है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के आसपास रह सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड अब बढ़ गई है। ठिठुरन महसूस की जा रही है। यहाँ तक दिन भी होता है, उसके बाद भी हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो ऐसे में जब ठंड बढ़ी है तो प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। अगर AQI ओवरऑल देखा जाए तो सफ़र के मुताबिक
339 यानी कि बेहद ख़राब कैटेगरी में है और ये PM 2.5 जो है वो मुख्य पोल्यूटेंट है और काफ़ी हानिकारक यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइन पर पहुँच चुका है। जो AQI है यहाँ पर हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब हो गई है। ऐसे में राजधानी दिल्ली वाले जहाँ पर ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं पर बढ़ती हुई ठंड के चलते अब प्रदूषण भी बढ़ गया है, तो दुगनी हो गई है जो मुसीबतें हैं राजधानी दिल्ली वालों की, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ी है प्रदूषण भी बढ़ा है, तो ठंड के साथ ही साथ उन्हें जहरीली हवा में सांस भी लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ इला काज़मी, ABP न्यूज़ दिल्ली। देखिए, चुनाव है तो फिर से यूपी में राम के नाम का शोर है। बस 2 साल का इंतजार और उसके बाद राम के भक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये दावा खुद मंदिर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे अधिकारियों का है। ABP न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनसे सीधी बातचीत कर रहा है और मंदिर कब तक बन पाएगा ये उनसे आप जानिए। इस पर सटीक जानकारी हमने हासिल की, हमारी खास रिपोर्टर देखिए। ये राम को लेकर आस्था का असर ही है कि हर चुनाव में राम राजनीति के केंद्र में भी होते हैं। राम के नाम पर वोट पाने का काम तो हर चुनाव में होता है। अब की बार यूपी में इन तस्वीरों के सहारे भी वोट बटोरने का काम होगा। आम आदमी ये कह रहा है कि जो राम का मंदिर बनाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे। वोट देने का एक बहुत बड़ा मुद्दा भव्य राम मंदिर का निर्माण भी है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये दिखाने अयोध्या पहुंचा हूं कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका काम कहां तक पहुंचा है। अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाने का काम दिन रात चल रहा है ताकि जल्द से जल्द राम का महल बनकर तैयार हो सके। काम कितना हुआ है, पूरा होने में अभी कितने महीने, कितने साल और लगेंगे, इसकी सटीक जानकारी के लिए ABP न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे अधिकारियों से सीधी बातचीत की कि राम मंदिर कब बन जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में अभी क्या क्या होना है और क्या हो गया है। मेहता साहब हैं हमारे साथ, इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इनसे ही समझिए, इनसे ही जानिए, क्योंकि ये नीचे से गड्ढे की खुदाई से लेकर 161 फीट तक जब तक मंदिर ना पहुंच जाएगा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेहता साहब गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा टारगेट है और अहोभाग्य है हमारा कि हम ये इतना नोबल काम के लिए हम लोग जुड़े हैं और बिल्कुल इसको पूरा करके अच्छी क्वालिटी में सेफ्टी से ऑल जो नॉर्म्स करके ही यहाँ से जाना है। मेहता साहब, लोग बड़ी आस्था से, बड़ी उम्मीद से ये देख रहे हैं कि ये मंदिर आखिर में कितना बन गया है और क्या अब बनना है। बहुत आम शब्दों में जो देश की जनता समझ जाए, आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल मेरा यही। खुद एनालाइज कर सकें कि हम लोग किस स्टेज पे हैं और ये हमने शुरू किया था इसके लिए खुदाई से, और वो बहुत मैसिव एक्टिविटी था। आज की डेट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने खुदाई भी किया, उसको फिलिंग भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 लाख क्यूबिक मीटर का हमने खुदाई किया पूरा, और उसको फिर हम लोगों ने इंजीनियर्ड फिलिंग के लिए हमने एक मटेरियल को चूज़ किया था जिसमें लीन सीमेंट से कंक्रीट बनाया था। उसके 48 लेयर से इसको भरते हुए ऊपर तक आए और उसको पूरा हमने 5 महीने में उसको कंप्लीट किया। मनोज मेहता के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा, यानी अब बस 2 साल से भी कम का वक्त बचा है जब प्रभु राम अपने आलीशान घर में ठाठ से रहने लगेंगे। प्रभु के आलीशान घर के लिए खास पत्थर मंगाए गए हैं। मिर्जापुर से आए इन पत्थरों को कैसे मुख्य मंदिर में लगाया जाएगा, अब ये समझिए। और ये पत्थर यहाँ पे लगेंगे इस ढंग से कि एक बार पूरी लेयर हो गई है इसकी, और जब भी इसकी दूसरी लेयर जब हम लगाएंगे तो इसमें जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर में स्टोन का ही की बैठेगा, और की इस ढंग से बैठेगा कि 2 लेयर के पत्थर आपस के अंदर में जाम हो जाएंगे। अच्छा, इसको शेयर की बोला जाता है। एक चीज़ दूसरा है कि जब भी 2 पत्थर रखे जाएंगे, इसके नीचे वाले पत्थर के जॉइंट और ऊपर वाले पत्थर के जॉइंट एक साथ नहीं रहेंगे। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हम लोग इसके जॉइंट्स को स्टैगर्ड करेंगे दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो ये इसका खासियत रहेगा इसका। जनवरी के बाद इन पत्थरों को लगाने का काम शुरू हो जाएगा,
ये वही पत्थर हैं जिन पर 161 फीट ऊंचे मंदिर का पूरा भार होगा। पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। केवल पत्थरों से बने इस मंदिर की उम्र 1000 साल से ज्यादा होगी। अयोध्या से ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट। वहीं यूपी में दल बदल की राजनीति जोरों पर है। इसी सियासी मौसम पर कार्टूनिस्ट इरफान की पड़ी नजर। देखिए क्या किया व्यंग्य। मौसम का तकाजा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, इस हिसाब से वो खान पान बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस मौसम के बदलने की आहट से बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े वाहनों को छोड़कर साइकिल की सवारी करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई मौसम बदल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर जिले में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर देश भर में गुस्सा है। प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच जब कुछ बच्चियां अलवर के जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया से सुरक्षा मांगने पहुंची तो कलेक्टर ने बच्चियों को ही धमका दिया। जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने बच्चियों से कहा कि वो राजनीति ना करें, पढ़ाई करें। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तो 4 दिन हो चुके हैं अलवर रेप कांड में। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और जब कलेक्टर से मदद मांगने कुछ बच्चियां पहुंचती हैं, गुहार लगाने पहुंचती हैं, तो कलेक्टर उन्हें ज्ञान दे देते हैं और कहते हैं कि आप राजनीति ना करें बल्कि पढ़ाई करें। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। सुनिए। तो आपके पापा जी से सुनी का बात करो ना, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को खान में मत दीजिए आप। एक पापा जी का नंबर दो, पापा जी से बात कर। इसके से कर लेते, पापा जी से बात है नहीं कर, इससे पापा जी से बात कर। स्कूल चलिए और स्कूल से हमारे बंदे कैसे आएंगे? कौन सी स्कूल में? ग्रामीण स्कूल। और कौन सी बच्ची बोल रही है उनके पापा से बात करता हूँ। आ जाओ भाई, कौन सी बच्ची तो आया? बात तो नहीं करेंगे, उनकी कौन सी बच्ची है? अरे आप रुकिए, तसल्ली रखें। इसके बाद और दूसरे मैं बच्चों को मेरी तरफ से राय दूंगा, आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना? आ जाओ बेटे, तो सुना आपने, यहाँ बच्चियां जब प्रोटेस्ट करने गई थी, हक की बात करने गई थी, तो कलेक्टर ने किस अंदाज में बच्चों के साथ बातचीत की। आपने देखा बार बार पापा जी का नाम, फोन नंबर मांग रहे थे कलेक्टर साहब, और लड़कियों ने कहा कि अपने हक की बात उठाना क्या गलत है। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखो राजनीति मत करो, अपने पापा जी का नंबर दो। बच्चों के पिता से बात करने की धमकी देते हुए यहाँ पर कलेक्टर साहब नजर आ रहे हैं। तो क्या बच्चियां अपने हक की बात ना उठाए, ना करें, जब एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है? हालांकि पुलिस कह रही है कि किसी भी तरह के रेप की जो जांच में पुष्टि नहीं हुई है। तो उसके बाद बच्चे ने इस बात को उठाया और किस अंदाज में कलेक्टर ने इन बच्चों से बात की वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुना भी आपने इस पूरी बातचीत को, और इस पूरे वीडियो को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर अपलोड किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।